मेरे 11th नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। पिछले टर्न पर हमने आपको बताया था एल्कीन्स क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उनको बनाने की फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस मीन्स जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम एल्काइन के पैलेडाइज्ड चारकोल यानी लिंडलर्स कैटलिस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है? पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, यानी चारकोल के ऊपर पैलेडियम की लेयर लगी हुई है जिससे वो थोड़ा डीएक्टिवेटेड हो गया है, उसको हम लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। इसके प्रेजेंस में यदि हम एल्काइन पर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं तो सिस एल्कीन बनती है। सिस एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर दोनों H एक साइड में है। अगर हम एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराएं तो ट्रांस एल्कीन बनती है। ट्रांस एल्कीन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर दोनों H डायगोनली लगे हुए हैं। अगर हमने एसिटिलीन के हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो इथीन बनेगी। प्रोपाइन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो प्रोपीन बनेगी। ध्यान रखना, इथीन एंड प्रोपीन इनमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, या कौन सी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। तो उसमें आप ध्यान देना, अगर एल्कीन पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कोई एक कार्बन पर भी अगर दोनों ग्रुप सेम हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। दोनों कार्बन पर दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगली मेथड है एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड मीन्स एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हुआ है। ये हैलो एल्केन्स हैं। इनमें क्या होता है, हैलोजन के जस्ट पास वाले कार्बन को आप पर अल्फा कहते हैं, उसके अगले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। इस एल्काइल हैलाइड की अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करें, ध्यान देना अल्कोहलिक KOH यानी अल्कोहल में KOH घुला हुआ है। अगर आपने यहाँ पर एक्वस KOH ले लिया तो रिएक्शन अलग हो जाएगी। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराओगे तो अल्फा कार्बन पर से हैलोजन और बीटा कार्बन पर से H बाहर निकलेगा और एल्कीन बनेगी। तो चूंकि इस रिएक्शन में H और X बाहर निकलता है, X मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो H और X निकलता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अल्फा और बीटा पर से ग्रुप बाहर निकलता है, या ओनली बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। और इसमें एल्काइल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्ट होता है एल्काइल ब्रोमाइड से, एल्काइल ब्रोमाइड ज़्यादा रिएक्ट होता है एल्काइल क्लोराइड से। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर एग्जाम में आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि CI बॉन्ड वीक होता है। एक है कि इसमें कौन सा हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में से, तो टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी से, क्योंकि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। टर्शरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए टर्शरी हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें एक और पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि अगर हैलो एल्केन में दो बीटा कार्बन हो, जैसे Cl के पास वाला कार्बन तो अल्फा है, उसके दोनों तरफ बीटा कार्बन हो, एक को हम बीटा बोल देंगे, एक को बीटा डैश बोल देंगे, तो सैटजेफ साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था कि इसमें दो एल्कीन बनना पॉसिबल है कि इधर का भी H हट सकता है, इधर का भी, लेकिन कौन सा H ज़्यादा हटेगा, उसके लिए हम सैटजेफ ने ये कहा कि उस कार्बन पर से H ज़्यादा हटेगा
जिससे ज़्यादा ग्रुप वाली एल्कीन बने, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें अगर यहाँ से H निकलेगा और ये Cl निकलेगा तो 2 ब्यूटीन बनेगी, और अगर यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलेगा तो 1 ब्यूटीन बनेगी। 2 ब्यूटीन में 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, जिससे इसमें हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 ही हैं, तो इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम बनेंगी। तो 2 ब्यूटीन हाइपर कंजुगेशन के कारण 1 ब्यूटीन से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए 2 ब्यूटीन तो 80% बनती है और 1 ब्यूटीन 20%। तो ऐसे क्वेश्चन कई किसी भी तरह से आ सकता है, कौन सी एल्कीन ज़्यादा बनती है, क्यों 2 ब्यूटीन ज़्यादा क्यों बनती है, इस तरह से। अगली मेथड है फ्रॉम डाई हैलाइड। डाई हैलाइड मीन्स 2 हैलोजन है। अगर दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर हों, पास पास वाले कार्बन पर हों, जिंक के साथ उसको हीट करें तो दोनों हैलोजन जिंक के साथ मिलकर ZnBr2 बना लेंगे, और दोनों हैलोजन निकलने से यहाँ एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये एल्कीन बन जाएगी। इसी तरह ये विसिनल डाईहैलाइड है, 3 कार्बन वाली, इसको जिंक के साथ हीट किया, 2 Br निकल गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये प्रोपीन बन गई। क्योंकि इस रिएक्शन में हैलोजन निकल रहा है, इसको बोलते हैं डीहैलोजिनेशन। अगर हमने जैम डाईहैलाइड लिया, जैम डाईहैलाइड का मतलब होता है एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन है, तो ध्यान देना उसमें अगर हम एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन है तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसके भी 2 Cl हटेंगे, इसके भी 2 Cl हटेंगे, जो जिंक के साथ मिलकर ZnCl2 बना लेंगे और 4 कार्बन की एल्कीन बनेगी। यानी जैम डाईहैलाइड के केस में ज़्यादा कार्बन की एल्कीन बनती है और विसिनल डाईहैलाइड में उतने कार्बन की एल्कीन बनती है। अगली मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन बिल्कुल अल्काइल हैलाइड की तरह ही है, बस ध्यान देना अल्काइल हैलाइड में अपन अल्कोहलिक OH के साथ हीट किया था, HCl निकला था। अल्कोहल को हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करेंगे, OH के पास वाला कार्बन यानी अल्फा कार्बन पर से OH हटेगा, बीटा पर से H हटेगा, तो पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलने को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ये रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड है, यानी एसिड जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है। इसको भी वही हम बोलेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अल्फा पर से OH निकला, बीटा पर से H निकला, या ओनली बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हो और ट्रांस एलिमिनेशन भी कह सकते हो, क्योंकि OH इस डायरेक्शन से निकल रहा है, H अपोजिट डायरेक्शन से निकलेगा। 1 प्रोपेनॉल है, इसमें भी OH और H निकल जाएगा, प्रोपीन बनेगी। अगर हमने 2 ब्यूटेनॉल लिया, ध्यान देना 2 ब्यूटेनॉल में OH वाला कार्बन तो अल्फा कार्बन है और 2 तरफ बीटा कार्बन है। अगेन यहाँ सेडजेफ रूल लगेगा, इस बीटा कार्बन की H हटेगी ताकि 2 ब्यूटीन बनेगी, और इधर से H हटेगी तो 1 ब्यूटीन बनेगी। 2 ब्यूटीन हाइपर कंजुगेशन के कारण 1 ब्यूटीन से ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए 2 ब्यूटीन तो 80% बनती है, 1 ब्यूटीन 20%। तो ये भी सेडजेफ रूल के अनुसार होता है। 2 ब्यूटीन में देखिए दोनों तरफ अल्फा कार्बन है, दोनों पे 3-3 हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी। जबकि 1 ब्यूटीन में एक ही तरफ अल्फा कार्बन है जिस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। तो 2 ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है 1 ब्यूटीन से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये उसमें आता है, हमने आपको पहले GOC में हाइपर कंजुगेशन टॉपिक पढ़ाया था, उसमें भी हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। एल्कीन बनाने की अगली मेथड है कॉल्वे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये आपके उसमें नहीं है NCERT में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है। ये मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि भी बच्चे पूछते हैं कि ये NCERT में तो मिली नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेथड NCERT में नहीं है, हमने आपको एक्स्ट्रा बताई है। आप ध्यान से सुनना, हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिसमें 2 COOH ग्रुप हैं,
जैसे हमने 4 कार्बन एटम वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया जिसको सक्सेनिक एसिड कहते हैं, उसका हम पोटेशियम सॉल्ट लें तो हम बोलेंगे पोटेशियम सक्सिनेट। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करें तो CH2 से तो इथीन बन जाएगी, ये 2 CO2 बन जाएंगे, 2 K बनेंगे जो वाटर से रिएक्शन करके KOH एंड हाइड्रोजन देंगे। इसको कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहते हैं। अगर हम यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट लेते तो एल्केन बनता, जो हमने आपको एल्केन बनाने की मेथड में बता दिया था। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले पॉजिटिव आयन पोटेशियम आयन और नेगेटिव आयन सक्सिनेट आयन बनते हैं। सक्सिनेट आयन तो एनोड की तरफ जाते हैं, ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन देकर रेडिकल बनाते हैं, फ्री रेडिकल। ये CO2 बनाता है और इथीन बनाता है। तो एनोड पर 2 गैसों का मिक्सचर बनता है, इथीन एंड CO2। CO2 को KOH में एब्जॉर्ब कराकर हटा देते हैं और इथीन रह जाती है। कैथोड पर या तो आप ये बताइए कि पोटेशियम आयन कैथोड पर जाकर K बनाएगा, फिर वो K वाटर से रिएक्शन करके KOH एंड हाइड्रोजन देगा, लेकिन ये पुराना तरीका है। नए तरीके के अनुसार हम ये बताते हैं कि कैथोड पर पानी का रिडक्शन होगा जिससे हाइड्रोजन गैस और OH आयन बनेंगे। OH आयन पोटेशियम आयन से मिलकर KOH बनाएंगे जो हमारा ये बाई प्रोडक्ट है। और हाइड्रोजन कहाँ बनेगी, कैथोड पर। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई सा भी एसिड का पोटेशियम सॉल्ट दे के उसके इलेक्ट्रोलिसिस से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये पूछ सकते हैं। एनोड पर क्या क्या बनता है, कैथोड पर क्या क्या बनता है ये भी पूछ सकते हैं। इस CO2 गैस को कैसे रिमूव करते हैं ये भी पूछ सकते हैं। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों ही हम बना सकते हैं। अगर सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो एल्केन बनेगा, सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो एल्कीन बनेगा। अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो यहाँ एल्काइन बनता। तो ये कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।